चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आपके लिए यूपीएसआई की भर्ती आ चुकी है, आपको पता ही है। नोटिफिकेशन में आप लोग के लिए खुशखबरी भी है, तो उम्मीद करता हूं कि तैयारी और अच्छी होनी चाहिए आपकी, है ना। जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाएंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम शुरुआत कर सके। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और पंचवर्षीय योजनाओं को हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से। राधे राधे सभी को, है ना। निधि, शुभांशी, रानू और मुकेश, ज्योति, दीपेश, राधा, चंदा, मन्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसे हैं भैया आप लोग? बढ़िया है ना सब? मेरे भाई बहनों सब ठीक हो, है ना? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है पढ़ के? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत क्यों? बहुत अच्छा लगना चाहिए ऐसे तो कायदे से, लेकिन हाँ ठीक है। चलो, आज की इस कक्षा की हम शुरुआत करेंगे। और कल लास्ट टाइम हमने पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ा था कि इसका निर्माण कौन करता है। योजना आयोग, अंतिम स्वीकृति एनडीसी, और कुल 12 पंचवर्षीय योजना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया था। आज हम तीसरी के बारे में पढ़ेंगे। आओ। ये दिल है कि मानता नहीं, मानेगा मानेगा, जरूर मानेगा अगर आप इसको प्रेम से समझाओगे तो। आओ, हेडिंग डालेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो लिखेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान के नाम से आप इसे जानते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के नाम से आप इसे जानते हैं। क्या बोलेंगे? थर्ड 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हैं। चलो भाई, थर्ड 5 ईयर प्लान। समय काल जरूर याद रखना, 1961 से लगा करके 1966 तक ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय है। ओके। दूसरी बात सुमित, इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें मॉडल कौन सा अपनाया गया था, है ना। मॉडल कौन सा अपनाया गया था। फिर एक बात और आपको याद रखना है कि इसके अंदर टारगेट क्या था। टारगेट का मतलब समझते हो? लक्ष्य। लक्ष्य कितना बनाया था हमने, ये बात भी यहां से सवाल परीक्षा में आते हैं। फिर आपको एक बात और याद रखना है, इसमें अचीव कितना किया गया। अचीव का मतलब होता है प्राप्ति। प्राप्ति कितनी की गई मेरे दोस्त। फिर एक सवाल और आता है आपकी एग्जाम में कि इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य की जगह प्राथमिकता याद रखना, क्योंकि तीसरी में प्राथमिकता शब्द से ज्यादा सवाल है। प्रायोरिटी क्या था, है ना। तो ऐसे कुछ सवाल आपके बन सकते हैं। देखो मैं बताता हूं सबके आंसर। इस पहली पंचवर्षीय तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो मॉडल अपनाया गया था उसका नाम था मेरे साथियों, क्या नाम था? तो उसका नाम था गॉडगिल मॉडल। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। गॉडगिल मॉडल इसमें अपनाया गया था। ओके, ये याद रखना, गॉडगिल मॉडल। प्रदीप गिरी बोल रहे रिकॉर्डेड क्लास। मां कसम, अगर मेरे ऐसा कोई उपकरण होता जो डिजिटली तगड़ा झापड़ देता तो मैं दे देता, है ना। मॉडल कौन सा है? गॉडगिल मॉडल है। एक और इसमें मॉडल है, याद रखना है, अशोक रुद्र एवं जॉन सैंडी मॉडल, है ना। तो ये बात भी आपको याद रखना है, अशोक रुद्र एवं जॉन सैंडी मॉडल, है ना। ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। इन्होंने भी एक मॉडल रेडी करके दिया था कि देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए हम इस मॉडल को अपना सकते हैं। ठीक है, इसका टारगेट कितना था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में टारगेट बनाया गया था 5.6% की जीडीपी ग्रोथ रेट लाने का, कि हम देश की जीडीपी का 5.6% की ग्रोथ रेट लेकर के आएंगे। ठीक है, चलो। फिर मेरे साथियों, प्राप्ति कितनी हुई थी? इसका आधा कर दो, तो 2.8% इसकी प्राप्ति हुई थी। ओके, ये बात भी आपको याद रखना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने जो प्रायोरिटी रखी थी वो क्या रखी थी? देखो, पहली में हमने कृषि रखी थी, है ना। हम मान्यता जी बोल रहे हैं ऐसा ना करिए, ऐसा नहीं करेंगे। बस क्या होता है ना, जब कोई टीचर बहुत मेहनत से, मतलब सभी टीचर मेहनत ही करते हैं, ऐसा नहीं है। फिर बच्चा बीच में बोलता है सर रिकॉर्डेड है यार, ऐसा मन करता है कि सारी मेहनत पानी में चली गई। सुनो वापस आता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहली में हमने कृषि को बढ़ावा दिया, दूसरी में हमने मेरे साथियों उद्योग को बढ़ावा दिया, अब तीसरी में हमने कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा दे दिया। तो हमारी जो प्राथमिकता थी वो क्या थी? तो प्राथमिकता हमारी ये थी, कृषि एवं उद्योग दोनों को बढ़ावा देना। कृषि एवं उद्योग दोनों को क्या करना? बढ़ावा देना, दोनों को प्रमोट करना। ये हमारी क्या थी? प्राथमिकता थी इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में, है ना। चलो, अगली बात हम करेंगे मेरे साथियों कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी ना, ये सबसे ज्यादा असफल थी। तो मेरे साथियों, सबसे ज्यादा असफल योजना के रूप में भी इसको जाना जाता है। असफल क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अनसक्सेसफुल क्यों थी, है ना। तो कनक जी, ये अनसक्सेसफुल इसलिए थी क्योंकि 1962 में चाइना के साथ हमारा युद्ध हो गया था, चीन के साथ हमारा युद्ध हो गया था। एक तो ये, तो हमारा खजाना लगभग मेरे साथियों पैसा जो है वो यहां पर चला गया, है ना। आगे बात समझ में? एक बच्चा बोल रहा है कि सर आपने कभी नाम नहीं लिया इसलिए हमने ऐसा बोला। बढ़िया है भाई, बढ़िया, अच्छा है। 1964 में मेरे दोस्त याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है ना। तो पंडित नेहरू जी की डेथ हो जाती है, नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि हार्ट अटैक आ गया मेरे साथियों, है ना। तो ये बात आपको याद रखना, 1964 की बात है। 1965 में क्या हुआ? तो 1965 में मेरे साथियों क्या हुआ, है ना। 1965 में क्या हुआ? तो 1965 में मेरे साथियों हमने क्या है, मतलब 1965 में फिर पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ, पाकिस्तान युद्ध हुआ। फिर 1965 में एक और घटना हमारे साथ घटी, बंगाल में सूखा पड़ गया, बंगाल में सूखा पड़ गया, सूखा। बंगाल में क्या पड़ गया मेरे साथियों? सूखा पड़ गया। तो ये इतनी सारी घटनाएं हमारे साथ घटी, इसलिए ये योजना जो है वो असफल रही मेरे साथियों, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इनके बावजूद हमने बहुत सारी चीजों को अपनाया। जैसे कि मैं बात करूं
1964 में मेरे साथियों हमने आईडीबीआई बैंक की स्थापना की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1964 में हमने यूटीआई, जिसको बोलते हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि भारत का पहला म्यूचुअल फंड भी था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब आजकल ना ये जो यूटीआई है इसको एक्सिस बैंक के रूप में जाना जाता है। ओके, ओटीआर करना जरूरी है, याद रखना है। 1964 यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की है, याद रखिएगा। 1964 में मेरे साथियों एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना भी की गई थी बोकारो में। कहां पर की गई थी? बोकारो में। तो हम लिखेंगे बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी। किस देश के सहयोग से की थी? तो रूस का इसमें सहयोग था, रूस का सहयोग था इसके अंदर। ओके, ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1965 में एपीसी, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, कृषि कीमत आयोग है ना, इसकी हमने स्थापना की थी। जो वर्तमान में सीएसीपी नाम की संस्था है ना, जो एमएसपी पर खरीद करती है, सिफारिश करती है, सॉरी, है ना, कृषि कीमत आयोग, इसकी स्थापना की। और यही वर्तमान में सीएसीपी नाम की संस्था है। कृषि कीमत आयोग जो है वो सीएसीपी नाम की संस्था है। तो लिखेंगे वर्तमान में सीएसीपी, सीएसीपी संस्था है जो एमएसपी की सिफारिश करती है सरकार को कि सरकार गेहूं पर इतना, इस फसल पर इतना, ये आप मान लो ऐसा। फिर 1965 में, जहां तक मैं एग्जैक्ट याद कर पा रहा हूं, 14 जनवरी की तिथि होगी शायद, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। ठीक है, एफसीआई की स्थापना भी की गई, एफसीआई की स्थापना, एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई। 1966 में मेरे साथियों मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन आप इसे बोलते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन। अगर पढ़ा दिया है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाया तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। इसको डिवैल्यूएशन के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसे? डिवैल्यूएशन ऑफ मनी आप इसे कह सकते हो। तो ये भी हमने किया। अच्छा, हरित क्रांति की शुरुआत भी इसी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो आप लिखेंगे 1966 में मेरे साथियों हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन। हालांकि मैं क्रांतियों के बारे में एक अलग टॉपिक में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, याद रखना है मेरे दोस्त, है ना। अनिल कुमार का सवाल है, सर प्लीज ये बता दीजिए फॉर्म फिल होने के बाद कितने दिन बाद एग्जाम होने की संभावनाएं हैं, प्लीज बताइए। अभी इसके बारे में कुछ कहना संभव नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन अपनी तैयारी को थोड़ा बेहतर करते रहिएगा आप लोग, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, अभी आपके पास समय भी है, क्योंकि जब एग्जाम डेट आ जाएगी आपकी या फॉर्म फिल हो जाएंगे, उसके बाद में हो सकता है आरडब्ल्यू कुछ नया प्लान लेकर के आए, तो आप उसमें बिजी हो जाओगे। और आरडब्ल्यू तो हमेशा से मेरे साथियों आप लोगों के लिए जो हो सकता है वो करने की कोशिश करता है, प्रैक्टिस सेट लेके आ जाता है, मैराथन्स लेकर के आ जाता है। फिर अगर आपका पुराना ही छूटा होगा तो फिर आप ये कैसे करोगे चीजें नई वाली, है ना। इसलिए आप कोशिश करना कि अभी से अपनी तैयारी को अच्छे मुकाम पर ले जाओ। ओके, तो ये सारी की सारी बातें हैं जो कि हमने मेरे साथियों तीसरी पंचवर्षीय योजना से जानकारी लेकर के बताई है। मतलब कुछ कुछ खास बातें जो हमको लगी वो हमने बताया। अब इतनी सारी असफलताओं के बावजूद, हमारे पास में इतना धन नहीं बचा था, इतने युद्ध होने के बावजूद, कि हम एक अगली पंचवर्षीय योजना बना पाए। इसलिए हमने क्या किया, हमने मेरे साथियों अब वार्षिक योजना अपनाई, एनुअल प्लान अपनाया, वार्षिक योजना अपनाई। और इसी वार्षिक योजना को आप एनुअल प्लान के नाम से जानते हैं। हमने क्या अपनाई? वार्षिक योजना अपनाई, एनुअल प्लान के नाम से आप इसे जानते हैं। तो वार्षिक योजना या एनुअल प्लान हमने अपनाया। इसकी जो समय अवधि वो क्या है, तो याद रखना है 1966 से लगाकर के 69 तक है। इसकी जो समय अवधि है वो 1966 से लगाकर के 69 तक है। मतलब कुल मिलाकर के 3 सालों के लिए हमने ये योजना अपनाई, वार्षिक योजना। और इसको और किस नाम से जाना जाता है, पहले तो ये समझ लो कि वार्षिक योजना में क्या किया। तो वार्षिक योजना में हमने एक एक साल की योजना बना करके देश का विकास करने का, है ना, प्रण लिया। तो इसमें हम लिखेंगे एक एक वर्षीय योजना बनाकर देश का विकास किया, एक एक वर्षीय योजना बनाकर, एक एक वर्षीय योजना बनाकर, एक एक वर्षीय योजना बनाकर बनाकर देश का विकास किया, देश का विकास किया मेरे साथियों। एक एक साल की योजना बनाकर के हमने देश का विकास करने का प्रयास इसके अंदर किया है। और अगर मैं ठीक ठाक तरीके से याद कर पा रहा हूं, मतलब कर क्या पा रहा हूं, यही है और क्या है। देखो, एक एक वर्ष की योजना का मतलब क्या है, तो 1966 से लगाकर के 67 तक एक योजना बनाई हमने, फिर 1967 से 68 तक मेरे साथियों, और तीसरे साल हमने 1968 से लगाकर के 69 तक समय के लिए योजना बनाई। तो एक एक वर्ष की हमने योजना बनाई और देश का विकास करने की हमने क्या की, कोशिश की है ना। अब इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसी एनुअल प्लान को अन्य क्या क्या नाम दिया गया है। तो चूंकि हमने पंचवर्षीय योजनाओं से छुट्टी ले ली थी, क्योंकि हमने पंचवर्षीय योजना चलाई ही नहीं, इसलिए मेरे दोस्त याद रखना है, इसे आप योजना अवकाश के नाम से जानते हैं, प्लान हॉलीडे, है ना। तो हम लिखेंगे योजना अवकाश, आप इसे बोल सकते हैं। तो योजना अवकाश, इसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्लान हॉलीडे। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का हो। योजना आयोग, सॉरी योजना अवकाश, इसी को बोलते हैं शून्य योजना, क्योंकि हमने एक भी योजना नहीं बनाई इसके अंदर, पंचवर्षीय योजना। तो शून्य योजना, जीरो प्लान आप इसे बोलते हैं, जीरो प्लान। क्या बोलते हैं इसे? जीरो प्लान। तो ये इसके अन्य नाम है वार्षिक योजना के। ओके, ये इसके अन्य नाम है। कोई दिक्कत? बताओ बताओ भाई, यहां तक कोई समस्या किसी को? चलो बढ़े, आगे बढ़े। जिस हाँ, जिस पर तूने जन्म लिया वो पालन भी लकड़ी का, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात सत्यम।
तो ये अब तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद वार्षिक योजना। अब हम अगली पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे जो कि थी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो हम लिखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना, 4th 5 ईयर प्लान। चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। और कहते हैं कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसकी समय अवधि क्या है? तो भाई इसकी समय अवधि क्या है? 1969 से लगा करके 5 साल जोड़ लो, 74 तक इसकी समय अवधि है। सिंपल सी बात है, हम तुम्हारे साथ है। अगला, इस पंचवर्षीय योजना में मॉडल कौन सा था? तो इस पंचवर्षीय योजना में जो मॉडल अपनाया गया था उसका नाम था अशोक रुद्र। अशोक रुद्र है ना, गलत बोल गया मैं। इस पंचवर्षीय योजना में जो हमने मॉडल अपनाया था उसका नाम क्या था मेरे साथियों? तो याद रखना, इस पंचवर्षीय योजना में जो मॉडल हमने अपनाया था इसका नाम क्या था? अगर सवाल पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे? अशोक रुद्र तो आपका तीसरी में था ना, इसमें कौन सा मॉडल था? तो याद रखना, इसके अंदर आपको एक मॉडल याद रखना है मेरे साथियों। थोड़ा सा यहां पर बदलाव करेंगे। ये अशोक रुद्र, जो अशोक रुद्र और जॉन सैंडी मॉडल है, यहां अशोक रुद्र मेरे साथियों चौथी में थे और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ना उसके अंदर मॉडल दूसरा था, है ना। शायद मैं यहां पर आपको गलत बता गया। ये अशोक रुद्र यहां से हटाएंगे, इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे पता है? यहां पर लिखेंगे, सॉरी फॉर दैट, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। यहां पर आपको लिखना है मेरे साथियों सुखमयी चक्रवर्ती थे। ये सुखमयी चक्रवर्ती थे, सुखमयी चक्रवर्ती, सॉरी फॉर दैट, है ना, सुखमयी चक्रवर्ती मेरे साथियों। तो सुखमयी चक्रवर्ती एवं जॉन सैंडी मॉडल ही होगा। ओके, तो सुखमयी चक्रवर्ती एंड जॉन सैंडी मॉडल तीसरी में है और चौथी में जो मॉडल है ना उसका नाम है मेरे साथियों अशोक रुद्र एवं एलन मात्रे मॉडल। अशोक रुद्र एवं एलन मात्रे मॉडल, एलन मात्रे मॉडल, ये आपको याद रखना है थोड़ा, है ना, थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। अब दूसरी बात मेरे साथियों, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो थी, तो सवाल आता है कि इसका लक्ष्य कितना था। चलो लक्ष्य लिखो पहले। लक्ष्य का मतलब क्या होता है? टारगेट। और फिर लिखना है प्राप्ति, और फिर लिखना है उद्देश्य। देखो मेरे दोस्त, ये जो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी ना, इस पंचवर्षीय योजना में कितना टारगेट बनाया गया था ताकि देश का विकास किया जा सके, तो मैं आपको बताता हूं कि इस चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मेरे साथियों लगभग 5.7% का टारगेट बनाया गया था। कितना? 5.7% का टारगेट है ना। तो 5.7% का टारगेट इसमें बनाया गया था। हमने जो इसमें प्राप्ति की थी वो कितनी की थी? तो 3.3% की हमने प्राप्ति की थी। कितनी की थी मेरे साथियों? 3.3% की प्राप्ति हमने की थी। बहुत बढ़िया, शानदार, है ना। ओके, गॉडगिल मॉडल था नहीं, गॉडगिल मॉडल तीसरी पंचवर्षीय योजना में था। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है कि गॉडगिल फार्मूले पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है, तो वो चौथी आधारित है। हाँ, ये जरूर लिख लो, गॉडगिल फार्मूले पर आधारित है। गॉडगिल मॉडल नहीं था, गॉडगिल फार्मूला। तो गॉडगिल फार्मूले, फार्मूले, गॉडगिल फार्मूले पर आधारित। ये सवाल आया हुआ भी है, मतलब किसी और एग्जाम में आया होगा भले, लेकिन हाँ सवाल आया हुआ है कि गॉडगिल फार्मूले पर कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मेरे साथियों सबसे पहला लिखना आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। सेल्फ रिलायमेंट के नाम से आप इसे जानते हैं, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ओके, दूसरा आप इसमें लिखेंगे, दूसरा है स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास। अभी दोनों के बारे में बताऊंगा। देखो, आत्मनिर्भरता का मतलब यह है कि हमारे देश के अंदर ही हम चीजों का उत्पादन करें। हम विदेशों पर निर्भरता क्यों कम, मतलब ज्यादा क्यों रखें? भाई हमारे देश जो है ना, उसी में हम चीजों का उत्पादन करें। भाई हमारे पास जो चीजें नहीं है तो हम हमारे देश के अंदर ही उत्पादन करके उन चीजों को प्राप्त करें। आगे बात समझ में? ठीक है, तो हमारे देश के अंदर हम, मतलब हम कुल मिलाकर के उत्पादन करें। आत्मनिर्भरता का मतलब है देश के भीतर उत्पादन को बढ़ावा देना, देश के भीतर या देश के अंदर ही मेरे साथियों प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, उत्पादन को बढ़ावा देना, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट को कम करना। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बस इतनी सी बात है। स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास का मतलब यह है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ। ऐसा नहीं है कि अचानक से जंप मार दिया, अचानक से जंप नहीं मारना है। देखो मैं आपको एक ईमानदारी की बात बताता हूं, चाहे वो रानू मंडल हो, चाहे वह काचा बादाम हो, चाहे वह एक और कौन सा था वो, तूने वो दिल पे लगाए, ऐसा कुछ गाना चल रहा था ना अभी बीच में, वायरल हुआ था वो लड़का। कोई भी व्यक्ति हो जिसको अचानक से प्रसिद्धि मिलती है ना मेरे दोस्त, वो उतना ही तेजी से गिरता भी है नीचे, धड़ाम से गिर जाता है। तो हमें अचानक से ग्रोथ नहीं करनी है, हमें धीरे धीरे ग्रोथ करनी है।
आज हमारी इनकम 5,000 है, कोई बात नहीं, कल हमारी इनकम 6,000 होगी, फिर 7,000 होगी, 8,000 होगी, 10,000 होगी, है ना, 11,000 होगी, ऐसे करके हमें आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि अचानक से 50,000, फिर 1 लाख, फिर 20 लाख, ऐसे करके, है ना, राजू बोलते जो भी नाम है। मतलब मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं आपको, अचानक से देखो, अचानक से मिली सफलता एक दिन जल्दी से धड़ाम से गिरा भी देगी। धीरे धीरे मिली सफलता हमें बहुत आगे तक ले जाएगी, बहुत मतलब बहुत मेहनत करवाएगी वो। तो इस बात को आपको याद रखना है ना। बहुत बढ़िया, शानदार। मैं कोई भी बात बोलता हूं तो ऐसे नहीं बोलता हूं, उसके पीछे कुछ ना कुछ तर्क होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ बातें होती है, तो वो ऐसे ही नहीं बोली जाती। मैंने तो कभी नहीं बोला ऐसा, मैं तो आपको यही तो बोल रहा हूं भाई, मैं तो आपको यही बोल रहा हूं कि हाँ, मोनालिसा की आप बात कर लो, चाहे मोनालिसा हो, चाहे राजू हो जो वो पत्थरों से बजाता है, चाहे रानू मंडल हो, चाहे काचा बादाम हो, कोई भी व्यक्ति हो, अचानक से अगर किसी व्यक्ति को सफलता मिलेगी तो वो व्यक्ति जितनी तेजी से ऊपर गया है उतनी तेजी से नीचे आएगा, और उसे तैयार रहना चाहिए उतनी ही तेजी से नीचे आने का। इसलिए मेहनत करो, और मेहनत इस कदर करो कि धीरे धीरे ही सही पर सफलता हमें सीढ़ी दर सीढ़ी मिले और हम उस स्थान पर पहुंचे जहां पर हमें पहुंचना है। अचानक से अगर सफलता मिलेगी तो फिर गड़बड़ मामला है। इसका मतलब है कि वो जो लोगों के द्वारा आपको प्रेम दिया जा रहा है वो एक समय के बाद में खत्म हो जाएगा। लोगों से जुड़ना पड़ेगा, कनेक्टिविटी रखना पड़ेगी, है ना, ये सब चीजें। आगे बात समझ, चल आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों। मेहनत करना है ना आप लोगों को, मेहनत हमेशा करना है, चीजों को आगे बढ़ाना है तो मेहनत करना पड़ेगी, है ना, और धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी हमें आगे बढ़ानी है। ठीक है, चलो आगे आओ। अभी ना उज्जैन में भी सिंहस्थ आने वाला है, तो अभी 2-4 बाबा और बनेंगे यहाँ पर। वो अभय सिंह का नाम सुना है आपने? अभय सिंह का, वो भी गायब हो गया। अरे इंजीनियर साहब अपने डोली चाय वाला, क्या लोग है भाई। तो स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये याद रखना, मतलब स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़े, मेरा ये कहने का मतलब है। और क्या बचा है भाई? हाँ, समय काल। देखो इसमें क्या क्या हुआ। इस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना भी हुई, इसरो की स्थापना। और इसरो की स्थापना कब की गई? तो याद रखना है 1969 में की गई। आपको पता है 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना में की गई। हमने हमने मेरे साथियों ऑपरेशन फ्लड चलाया था 1970 में। आपको बताइए ऑपरेशन फ्लड दुग्ध क्रांति को बढ़ावा देने से संबंधित था। तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हमने की थी। और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, मैं क्या याद कर पा रहा हूं, करूंगा ही सही, मुझे तो याद रहेगा ना। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है, बधाई हो। बांग्लादेश हुआ है ना। तो मेरे साथियों पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ, पाक युद्ध। इसने भी कोई कम नहीं हमें खतरनाक तरीके से मतलब परेशान कर दिया था इसने। ओके, तो ये 1971 में घटनाएं घटी। इसके अलावा अगर हम बात करें मेरे साथियों तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो इसके अंतर्गत अपनाई गई है। जैसे मैं बात करूं तो 1969 में हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमने 1969 को किया था। यह बात आपको याद रखना है। और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, अरे यार ये बात पता नहीं कहां से मैं सीख गया हूं, है ना, जहां तक क्या मैं याद ही कर पा रहा हूं, मुझे याद है तो याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े, मजाक कर रहा हूं मैं आपसे। चलो आगे देखो। 1974 में मेरे साथियों ऑपरेशन नहीं भाई, स्माइलिंग बुद्धा एक ऑपरेशन चलाया गया था। स्माइलिंग बुद्धा जो किससे संबंधित था मेरे साथियों, तो आपको सबको पता है यह परमाणु परीक्षण था पोखरण में, है ना, उससे संबंधित था। तो पोखरण परमाणु परीक्षण, पोखरण परमाणु परीक्षण इससे संबंधित था मेरे साथियों। 1974 में कोडवर्ड था स्माइलिंग बुद्धा, उसके साथ ये चलाया गया था। ओके, आगे बात समझ में। एक और बात याद रखना, तारापुर महाराष्ट्र में इसी पंचवर्षीय योजना में चौथी में ही हमने एक यूनिट लगाई थी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो लिखेंगे तारापुर, ये तारापुर कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो लिखेंगे परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, एटॉमिक एनर्जी यूनिट या प्लांट आप इसे बोल सकते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हमने इसमें की थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है। अगली बात यहां पर आपको यह याद रखना है कि इसी पंचवर्षीय योजना में हमने दरअसल परिवार नियोजन कार्यक्रम का लक्ष्य रखा था। परिवार नियोजन कार्यक्रम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। देखो ऐसे तो पहली पंचवर्षीय योजना में उसकी शुरुआत कर दी गई थी 1952 में, लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि, है ना, क्या हो रहा है, हाँ, भूमिगत परमाणु परीक्षण। ओके, परिवार नियोजन कार्यक्रम का लक्ष्य हमने इसी में रखा था कि हमको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत करनी। किसमें? इसी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में, जरूर आपको याद रखना है। ओके, चलो क्या बात है। अगली बात करें मेरे साथियों, ऑपरेशन फ्लड हमने लिखी दिया ना इसके अंदर, तो बात ही खत्म होगी ना। अब अगला लिखेंगे हम पांचवी पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। पांचवी पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान के नाम से आप इसे जानते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका जो मतलब वो है समय काल है वो कितना है? तो 1974 से लगा करके, ये तो 79 के लिए ही बनाई गई थी, 5 सालों के लिए ही बनाई गई थी, पर जनता पार्टी सरकार ने इसको 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया भाई साहब, है ना। अब कारण क्या था उसका? तो राजनीतिक अस्थिरता थी, क्योंकि इस समय ना गठबंधन की सरकार आने लग गई थी। पहले तो सरकार एक ही की बनती थी, कांग्रेस 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 ऐसे, पर बाद में क्या हुआ, गठबंधन 2 या 2 से अधिक पार्टी आपस में मिलकर के सरकार बना रही है। आगे बात समझ में। तो ये जो अवधि थी इसमें लिखेंगे जनता पार्टी सरकार ने
जनता पार्टी सरकार ने 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी। 1 वर्ष समाप्त कर दी। इसीलिए इसका जो टाइम पीरियड है मेरे साथियों वो कितना रह गया, तो 1974 से 78 रह गया, मतलब केवल 4 वर्ष की योजना। तो सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षीय योजना, ओनली 4 ईयर प्लान बनकर के रह गई। नाम तो पंचवर्षीय योजना है लेकिन केवल 4 वर्ष की योजना बनकर के रह गई, तो केवल 4 वर्ष की योजना बनकर के रह गई। ओके, अगली बात, इसमें मॉडल किसका अपनाया गया था, तो इसमें मॉडल कौन सा अपनाया गया था, तो डीपी धर मॉडल अपनाया गया था। तो डीपी धर मॉडल मेरे साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। ऐसे सवाल आते हैं, है ना। हाँ, 5वीं पंचवर्षीय योजना में कौन सा मॉडल, डीपी धर मॉडल। कौन सा मॉडल, डीपी धर मॉडल। ओके, बढ़े आगे। और क्या क्या बात है इसमें, याद रखना इंदिरा गांधी सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा भी इसी में दिया था। चलो, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। किसमें, 5वीं में डीपी धर मॉडल था इसका। किसने दिया, इंदिरा गांधी ने दिया। यह बात आपको याद रखना है। अब इस पंचवर्षीय योजना में कितना लक्ष्य रखा गया था, टारगेट कितना था, कितना टारगेट रखा गया था, तो 4.4% का टारगेट इसमें रखा गया था। 4.4% की जीडीपी ग्रोथ रेट लाने का। और इसमें प्राप्ति कितनी की गई, इसमें प्राप्ति की गई थी मेरे साथियों 4.8% की। 4.8% की इसमें प्राप्ति भी की गई थी। यह बात भी आपको याद रखना। इसमें ना कुछ प्लान थे, जैसे कि मैं बताऊं आपको, तो इस 5वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। मिनिमम नीड प्रोग्राम आप इसे बोलते हैं, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड प्रोग्राम, एमएनपी बोलते हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इसको बोलते हैं मिनिमम नीड प्रोग्राम। इसकी इसमें की गई थी शुरुआत, है ना। और कहते हैं कि 1974 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्र बनाए गए थे जिससे देश का विकास करना है। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम मेरे साथियों इसी पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे। तो इसमें लिखेंगे 20 सूत्रीय कार्यक्रम, 20 फॉर्मूला प्रोग्राम आप इसे बोलते हैं अंग्रेजी में। 20 फॉर्मूला प्रोग्राम, 20 फॉर्मूला प्रोग्राम की शुरुआत। अब इसमें 20 सूत्र कौन कौन से थे, तो पहला सूत्र था गरीबी को कम करना, दूसरा सूत्र था बेरोजगारी को कम करना, तीसरा सूत्र था रोजगार को बढ़ावा देना, पांचवा था शिक्षा को बढ़ावा देना। ऐसे कुल मिलाकर के ना 20 सूत्र थे। तो इसीलिए 20 फॉर्मूला प्रोग्राम हम इसे बोलते हैं। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1975 में की गई थी। 1975 में की गई थी। हाँ, एक और बात, इसी में काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत भी की गई थी। तो लिखिए काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत 1977-78 में की गई थी। 1977-78 में काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत भी इसी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। यह बात आपको याद रखना है। ओके, कोई दिक्कत। चलो, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य हम लास्ट में लिख रहे हैं। उद्देश्य क्या था इसका, तो इसका उद्देश्य था गरीबी को कम करना। गरीबी का मतलब होता है पुअर्टी, उसको कम करना, है ना। और दूसरी बात मेरे साथियों, रोजगार को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना, है ना, ये इसका उद्देश्य था। हाँ, एक और बात, इमरजेंसी की शुरुआत भी तो इसी में की गई थी 1975 में 25 जून को। तो लिखेंगे आपातकाल की शुरुआत, आपातकाल की शुरुआत, इमरजेंसी 25 जून 1975 को मेरे साथियों इसकी शुरुआत की गई थी। तो आपातकाल इमरजेंसी इस समय शुरू कर दी गई थी। ये बात भी आपको याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना, आसान सी बात है। गोलू से गोलू प्रश्न आते हैं यहां से। ओके, आगे बात समझ में। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। अब 5वीं के बाद हम बात करते हैं 6वीं पंचवर्षीय योजना की। तो अगला हेडिंग डालेंगे 6वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना। और इसके समय अवधि लिखेंगे जरा। 6ठी पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि है वो 1900 नहीं, 6ठी पंचवर्षीय योजना से पहले हम मेरे साथियों हम बात करेंगे। एक हमने योजना मतलब 6वीं नहीं बनाई थी, इसके पहले हमने क्या बताई थी, तो याद रखना है रोलिंग प्लान अपनाया था, रोलिंग प्लान। तो हमने रोलिंग प्लान अपनाया था, रोलिंग प्लान हमने अपनाया था। और रोलिंग प्लान को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, अनवरत योजना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अनवरत योजना।
अनवरत योजना। तो हमने क्या अपनाया था? अनवरत योजना। ये अनवरत योजना कौन लेकर के आया इसका, है ना, इसका मेरे साथियों जो ये दिया गया था, कॉन्सेप्ट दिया गया था, इसकी अवधारणा दी गई थी, वो किसके द्वारा दी गई थी? तो अनवरत योजना की जो अवधारणा है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो किसके द्वारा दिया गया था? तो इसकी अवधारणा या कॉन्सेप्ट मेरे साथियों दिया गया था आपका गुन्नार मेडल के द्वारा। गुन्नार मेडल के द्वारा दिया गया था। और भारत में इसको किसने लागू किया? तो भारत में इसको किसने लागू किया? तो याद रखना, प्रोफेसर डीटी लकड़वाला। प्रोफेसर डीटी लकड़वाला ने इसको भारत में लागू किया था, रोलिंग प्लान को। जी हां। अच्छा, गुन्नार मेडल की पुस्तक का नाम क्या है? सवाल ऐसे भी आते हैं कि गुन्नार मेडल ने इस रोलिंग प्लान के बारे में कहां बताया? तो इन्होंने एक बुक थी इनकी, एशियन ड्रामा, उसमें बताया था। एशियन ड्रामा नाम की इनकी किताब थी, उसमें बताया था। और रोलिंग प्लान का मतलब यह होता है पुरानी योजनाओं को नए सिरे से लागू करना। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुरानी योजनाओं को नए सिरे से लागू करना। पुरानी योजनाओं को नए सिरे से लागू करना, मतलब नए तौर तरीके से लागू करना, नए सिरे से लागू करना, लागू करना। कोई दिक्कत इसमें? ओके, कोई समस्या नहीं है ना रोलिंग प्लान में? बस इतनी सी बात इसमें। अनवरत योजना आप इसे बोल देते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अनवरत योजना के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। मैं चाहता हूं प्लीज आप इतना पढ़ें, मुझे 20 सेकंड का समय दे दें। एक तो पहला तो मैं पानी पी लेता हूं 5 सेकंड में, है ना। अब बचे 15 सेकंड, जल्दी से पढ़िए। पहले वाले विनायक बेच से पीडीएफ निकाल ले, मत निकालो यार, ये वाला पढ़ो ना, इसकी पीडीएफ निकाल लेना बस। चलो बढ़े आगे वापस, है ना। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे, बस यूपीएसआई मिल ना पाए, है ना। देखो, पुलिस की नौकरी कोई सी भी हो, जिम्मेदारी से भरी हुई नौकरी होती है। चाहे आप कांस्टेबल की नौकरी करो, चाहे आप यूपीएसआई की नौकरी करो, या किसी की भी नौकरी करो मेरे दोस्त, अगर पुलिस की नौकरी है तो वो जिम्मेदारियों से भरी हुई नौकरी है, ऐसा समझते हो आप। ठीक है, जिम्मेदारी ज्यादा होती है ना इसके अंदर। बढ़े आगे बढ़े। इसको क्यों लाया गया बीच में? अच्छा कारण है, बहुत अच्छा। दरअसल हमारे पास में अब उतनी ताकत नहीं थी कि हम अगली पंचवर्षीय योजना बना पाए, इसलिए मेरे साथियों अनवरत योजना को लाया गया। और इसका टाइम पीरियड बिल्कुल सही, इसका टाइम पीरियड लिख लेना, ये 2 सालों के लिए लाया गया था। 1978 से लगा करके 80 तक लाया गया था। और इसका कारण क्या था? इसका कारण लिख लो। इसका कारण क्या था? राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, क्योंकि गठबंधन की सरकार आ गई थी। तो क्या नाम है आपका? किसने सवाल पूछा? अर्चना यादव पूछ रहे हैं इसको क्यों लाया गया। तो याद रखना, इसको इसलिए लाया गया, राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, है ना। तो राजनीतिक अस्थिरता, समझ में आ गई अर्चना बात? अर्चना जी समझ में आ गई बात? राजनीतिक अस्थिरता के कारण, क्योंकि उस समय ना, मतलब पॉलिटिकल, मतलब हम कहें कि सिंगल एक क्लास नहीं है, सिंगल मतलब चीज नहीं है, अलग अलग पार्टी आ रही है, गठबंधन की सरकार हो रही है ना। तो ये आपको याद रखना है, राजनीतिक अस्थिरता मेरे साथियों, जरूर इसमें नोट डाउन आपको करना है। ओके, चलो छठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बातचीत करते हैं। 6th 5 ईयर प्लान। मैंने समयकाल नहीं लिखा, अब लिख लेता हूं। इसका समयकाल था 1980 से लगा करके 85 तक, है ना। और इसका भी उद्देश्य था गरीबी को कम करना। इसका जो ऑब्जेक्टिव था ना, वो क्या था पता है? गरीबी को कम करना। सर तो क्या गरीबी कम हुई? हाँ, सरकार कह तो रही है कि हम 85 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध करवा रहे हैं, शायद कम हुई है। तो गरीबी को कम करना। दूसरा था रोजगार को कम करना। अरे भाई, रोजगार को बढ़ावा देना था, बेरोजगारी को कम करना बोलते हैं। ओके, अगली बात अगर हम चर्चा करें तो ये जो छठवीं पंचवर्षीय योजना है, अब देखो हर पंचवर्षीय योजना में मॉडल लिखना जरूरी नहीं है ना। आप इसमें ये लिखिए मेरे साथियों कि इस पंचवर्षीय योजना में टारगेट कितना था और हमें प्राप्ति कितनी हो पाई। टारगेट कितना था, लक्ष्य, और दूसरा मेरे साथियों इसमें हमने प्राप्ति कितनी की। देखो, झूठ नहीं बोलूंगा, शाम का बखत है मेरे साथियों, बखत मतलब समझते हो, टाइम। इसमें हमारा टारगेट था 5.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट लाने का। मां कसम मेरे दोस्त, मजा आ गया जब 5.7% लिखा मैंने, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा हम लोग इसमें प्राप्त कर पाए। ओके, ये बात आपको याद रखना। अब अगर आप इसमें समय देखोगे तो 1980 से 85 है, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। ठीक है, तो मैं इसमें यह बोल सकता हूं, अच्छा मैंने यहां पर राजनीतिक स्थिरता लिख दिया, अस्थिरता लिखना है, अस्थिरता, अस्थिरता, है ना। बिल्कुल सही आपने बताया है, जिसने भी बताया है, ये राजनीतिक अस्थिरता है ना। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस पंचवर्षीय योजना में हमने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो लिखेंगे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण,
6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमने इस पंचवर्षीय योजना में किया था 1980 में। 15 अप्रैल 1980 अगर आप तिथि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी में मेरे साथियों 1980 से 85 के बीच में नाबार्ड की स्थापना भी की गई थी। आपको पता ही है कि नाबार्ड के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं, सब कुछ बात है। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई, आपको पता ही है। एक्सिम बैंक की स्थापना भी इसी में की गई है। आपको सबको पता है कि एक्सिम बैंक जो है इसकी स्थापना भी 1982 को ही की गई है। कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, बोले सर। इसी पंचवर्षीय योजना में 1982 में ही वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम आया था, है ना? तो चाहो तो लिख लो। एक प्रोग्राम लिखना, NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसकी शुरुआत छठी में ही की गई थी। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, NREP बोलते हैं इसको। फुल फॉर्म पूछा जाता है और यह पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की। तो नेशनल, अंग्रेजी में लिखना भाई, हिंदी में मत लिखना, है ना? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की हम बात करें तो इसकी शुरुआत इसी में की गई थी। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। एक और प्रोग्राम था IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम बोलते हैं इसको। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से आप इसे जानते हैं। ओके, तो IRDP, ये छठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में इतनी ही बातें आपको याद रखना है। अब मैं आपको 7वीं 8वीं के बारे में कल बताऊंगा, आज इतना ही करते हैं, है ना? ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर, है ना सर? ओके सर। मजा आया? बोलो मजा आया, मजा आया ना? मजा आया यार, हंसते हुए पढ़ो। चीजों को याद करने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप याद हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं है ना? सिलेबस आपका जल्दी पूरा हो जाएगा, भरोसा रखिए, हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्लास रिकॉर्ड है सत्यम सिंह, बिल्कुल रिकॉर्ड है। 15 और 20 साल पहले इसको रिकॉर्ड करके चलाया जा चुका है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल शाम को 6 बजे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, खूब सारा प्यार, आशीर्वाद, सम्मान, जय श्री महाकाल।